हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल और आज हम करने वाले हैं हमारी दुनिया का पाठ 9। पाठ 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 और पाठ का नाम है कागज़ और मुद्रण। तो चलिए पाठ को हम रीड कर लेते हैं और साथ साथ पाठ को समझने की भी कोशिश करेंगे। ये पाठ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पाठ के माध्यम से आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलेंगी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अध्याय 9। कभी कभी कोई आविष्कार इतना महत्वपूर्ण होता है कि यह लोगों की कार्य प्रणाली को हमेशा के लिए बदल देता है। ऐसा ही लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ जब चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ। तो इस पैराग्राफ की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। अगला पैराग्राफ, मनुष्य याद करने की बजाय अब उन सारे तथ्यों चीज़ों का लेखा रख सकता था। इस लेखे को वह कहीं भी अपने साथ आसानी से ले जा सकता था। यानी कि कागज़ का आविष्कार होने से पहले मनुष्य क्या करता था, जो भी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती थी उनको वो याद रखता था और ऐसे ही दूसरे लोगों तक पहुंचाता था। लेकिन अब कागज़ का आविष्कार होने से क्या हुआ कि वो अपनी ज़रूरी बातों को लिख सकता था और अपने साथ कहीं भी ले जा सकता था। पहले व्यापारी अपने माल का लेखा चिकनी मिट्टी की पट्टियों पर लिख कर रखते थे। ये हमने 8वें पाठ में पढ़ा था कि व्यापारी जो हैं, जो बड़े बड़े ढेर होते थे उन पर चिकनी मिट्टी की पट्टी लगा देते थे, उन पर संख्या वगैरह लिख लेते थे। अब यह लेखा वे कागज़ पर लिखकर रख सकते थे। कागज़ पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तकें धार्मिक और वैज्ञानिक पुस्तकें थी। यानी कि कागज़ पर जब सबसे पहली बार लिखा गया, यानी कि जो पहली चीज़ें किताबों में लिखी गई वो थी धार्मिक और वैज्ञानिक, यानी कि धर्म से जुड़ी हुई बातें लिखी गई और विज्ञान से जुड़ी हुई। कागज़ के आविष्कार के बाद लोगों ने इस पर लिखने के विभिन्न तरीके ढूंढ लिए। जब कागज़ का आविष्कार हो गया तो लोगों ने इस पर लिखने के भी नए नए तरीके ढूंढ लिए। कुछ लोगों ने इस पर पक्षियों के पंखों से बनी कलम और स्याही से लिखा। आपने किसी पुरानी फिल्म में देखा होगा कि पहले क्या होता था कि जो पक्षी के पंख होते हैं ना, उनके पिछले हिस्से की तरफ से लिखा जाता था, स्याही में डुबोया जाता था और उसी से लिखा जाता था। चीन के लोगों ने लकड़ी के टुकड़े पर संदेश उकेर कर, उकेरना होता है मतलब उभारना किसी चीज़ को, उस पर स्याही लगाई और इसे कागज़ पर दबाकर छाप दिया। यानी कि जो लकड़ी थी उस पर संदेश कुछ भी जो लिखना था वो उकेरा, यानी कि लकड़ी को काट काट के जो संदेश लिखना था उसकी आकृति बनाई और उस पर स्याही लगाई। फिर उस पर स्याही लगा दी, इसे कागज़ पर दबाकर छाप दिया। यानी कि जैसे ठप्पा नहीं लगाते हैं, आपने मेले वगैरह में देखा होगा, मेहंदी वाले रखते हैं लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े से और उनसे मेहंदी की छाप लगाते हैं। शायद इसी तरह का कुछ उन्होंने ब्लॉक टाइप बनाया। छपाई का यह तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। देखो इसमें दिया गया ना, वही बात जो मैं बता रही थी, उसी तरह से इन्होंने लकड़ी पर बनाया और यह आज भी इस्तेमाल होता है। इस तकनीक को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। देखिए ब्लॉक प्रिंटिंग आपने की होगी ना छोटी क्लासेस में, कि ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर ट्रायंगल शेप के आते हैं टुकड़े और उनको आप डिप करके कलर में या स्याही में ठप्पा लगाते हैं। तो ये वही ब्लॉक प्रिंटिंग है। चीन वासियों ने इसी तकनीक से दुनिया की पहली कागजी मुद्रा छापी। जो पहली कागजी मुद्रा थी वो चीन वासियों ने ही छापी। और कैसे छापी, किस तकनीक से? ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक से। जनसंचार का माध्यम। 500 वर्ष से भी पहले जर्मन सुनार योहान गुटनबर्ग ने धातु के अक्षर बनाए। अब 500 साल पहले जर्मन सुनार, यानी कि जर्मनी के होंगे वो, और उनका नाम था योहान गुटनबर्ग।
इन्होंने क्या किया, धातु के अक्षर बनाए। धातु मतलब सोना, चांदी, पीतल, लोहा, कांसा, इनमें से किसी के अक्षर बनाए। यानी कि ये सारी जो मैंने नाम बताई हैं धातु, इन अक्षरों को हाथ से दबाकर कई बार छापा जा सकता था। उस समय पत्रिकाएं इसी प्रकार छपती थी। पत्रिका क्या होती है? छोटी छोटी जो मैगजीन वगैरह मिलती है ना, वो। फिर गुटेनबर्ग ने एक छापने की मशीन या छपाई प्रेस का आविष्कार किया। अब ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले छपाई प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो ये भी गुटेनबर्ग ने ही किया। अब पूरा पृष्ठ एक बारे में ही छापा जा सकता था, यानी कि अब पूरे पेज को एक बार में ही छाप सकते थे। गुटेनबर्ग ने जो पुस्तक सबसे पहले छापी वह ईसाई धार्मिक ग्रंथ बाइबल थी। यानी कि जो सबसे पहले इस छपाई की मशीन से जो पुस्तक छपी थी वो थी ईसाई धर्म की बाइबल। ईसाई धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है बाइबल, और ये मशीन दी गई है पुराने समय की छपाई वाली। छपाई के आविष्कार के कारण एक आम आदमी भी लिखित शब्दों से परिचित हो गया। जनसंचार की ओर यह पहला कदम था। यानी कि जब इस तरह से छपने लगी चीज़ें तो एक नॉर्मल इंसान भी, आम आदमी भी इन सब चीज़ों को पहचानने लगा। एक ही समय में कोई भी सूचना जब बहुत से लोगों के पास पहुंचती है तो उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है, तो आपको बताना है कि जब एक ही समय में कोई चीज़ बहुत से लोगों तक पहुंचती है तो उसे जनसंचार कहते हैं। किताबें केवल विद्वानों और पुजारियों के लिए ही नहीं थी। जो बुक्स थी वो सिर्फ जो पुजारी थे या जो विद्वान लोग थे, जो इंटेलिजेंट थे, सिर्फ उनके लिए अब नहीं बच गई थी। अब इन्हें अन्य लोग विभिन्न स्थानों पर सस्ते मूल्य पर खरीद कर पढ़ सकते थे। अब जो बाकी लोग थे वो भी इन्हें आसानी से खरीद कर पढ़ सकते थे, और इनके जो दाम थे, यानी कि ये बुक्स अब सस्ती हो गई थी पहले से। जब मशीनों से छपने लग जाएंगी तो चीज़ सस्ती हो जाती है ना। जब हाथ से छपती थी तो काफ़ी टाइम लगता होगा उसको बनने में, तो इसलिए उसका मूल्य भी ज़्यादा होगा। जो कंपनियां बिक्री के लिए इन पुस्तकों को अधिक मात्रा में छापती उन्हें प्रकाशक कहते थे। अब जो मनुष्य एक जैसी बहुत सारी किताबें कंपनी में छापती तो उनको क्या कहा गया? प्रकाशक, यानी कि बुक्स छापने वाला। पते की बात, आधुनिक समाचार पत्र का जन्म। अब हम बात करेंगे कि जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसका जन्म कब हुआ। छपाई के आविष्कार के बाद समाचार पत्र छपने लगे। इससे जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन शुरू हुआ। यानी कि न्यूज़पेपर छपने लग जाएंगे तो एक जगह की बात दूसरी जगह के लोगों तक भी पहुंच सकती है, और ये क्या होगा? जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन था। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी समाचार पत्रों द्वारा अपने विचार जनता तक पहुंचाते थे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उससे पहले हमारा देश गुलाम था, और गुलामी से आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं भारत में। तो वो क्या करते थे, जब भी उन्हें कोई भी बात कहनी होती थी आम जनता तक, तो वो क्या करते थे कि उसे न्यूज़पेपर में ही छपवाते थे ताकि वो बाकी दुनिया तक, बाकी इंसानों तक पहुंच सके। मतलब जो भी अखबार पढ़ेगा वो उनकी बातों को समझ सकेगा, पढ़ सकेगा। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका और हरिजन समाचार पत्र का संपादन किया। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका और कौन से समाचार पत्र का संपादन किया था। संचार के लिए आविष्कार। आदि मानव ने गुफा की दीवारों पर
औजार से खरोंच कर चित्र बनाए। आदि मानव ने क्या किया था कि जिन गुफाओं में वो रहता था उन गुफाओं में जो उनके औजार थे उन्हीं से खुरच खुरच कर, ऐसे हम किसी चीज़ को घिसते हैं ना तो वहाँ निशान हो जाता है, तो ऐसे करके उन्होंने चित्र बनाए थे। फिर चिकनी मिट्टी की खोज हुई और लोगों ने मिट्टी की पट्टियों पर लिखना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने औजारों से चित्र बनाए, फिर मिट्टी की पट्टियों पर लिखना शुरू हो गए। लिखने के लिए पहले पेन बांस से बनाए जाते थे, मतलब जो बैम्बू होता है ना, बांस होता है, पहले पेन उसके होते थे। लोग बांस के टुकड़े को एक तरफ से नुकीला बनाकर उसे निब का आकार काटते थे, देने के लिए होना चाहिए यहाँ पे, देने के लिए काटते थे। पक्षियों के पंख से बनी कलम सबसे प्रचलित कलम थी। इसका प्रयोग लगभग 1000 वर्षों तक होता रहा। बत्तख और हंस जैसे विभिन्न पक्षियों के पंख से ही इस प्रकार की कलम बनती थी। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन पक्षियों के पंखों से कलम बनती थी, तो बत्तख और हंस, और ये कलम बहुत प्रसिद्ध हुई थी, यानी कि 1000 वर्ष तक इसी तरह की कलम यूज होती थी। और ये जो बांस वाला बताया गया है ना, ये आप अपने दादा दादी नाना नानी से पूछना, उन्होंने भी इससे लिखा होगा, और शायद आपके मम्मी पापा में से भी किसी ने लिखा हो। उसे तख्ती पर लिखते थे और कलम बोला जाता था, और उसको छील कर पेन की तरह बना लेते थे आगे से, और छीलते किससे थे? ब्लेड से। तो वो ज़रूर आपके घर में किसी ने देखा होगा, किया भी होगा। अनोखी स्याही। एक चीनी दार्शनिक ने 4000 से भी अधिक वर्ष पूर्व स्याही का आविष्कार किया। यह भारत में बनाई जा रही स्याही की तरह ही थी। भारत में प्राकृतिक रंगों को बनाने की एक लंबी परंपरा है। भारत में ये रंग नील, हल्दी के पौधों, पलाश के फूलों इत्यादि तथा लोहे और कांसे जैसे धातुओं से बनते हैं। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा प्राकृतिक रंगों के बारे में। तो वो रंग किससे दिए जाते थे? नील, कपड़ों में नील दिया जाता है ना, आपने अभी भी देखा होगा मम्मी को देते हुए। हल्दी के पौधों से कलर बनता था, पलाश के फूलों से कलर बनता था, लोहे और कांसे जैसी धातुओं से भी कलर बनते थे। तो मतलब ये चीज़ें सारी जो है रंग बनाने के लिए यूज़ होती थी, स्याही के लिए। मीन्स साधारण पेंसिल का प्रारंभ, ये इस टाइप की पेंसिल जो आजकल आप यूज़ करते हैं ना, उसका कैसे आविष्कार हुआ? क्या तुम जानते हो जिस पेंसिल का तुम प्रयोग करते हो इसका आविष्कार 500 वर्ष पूर्व हुआ था। इंग्लैंड में ग्रेफाइट नाम के नर्म पत्थर की खोज हुई। इससे कागज़ पर लिखने और चित्र बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था। जो हमारी पेंसिल होती है वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट पत्थर से। अभी आया था ना ये रहा ग्रेफाइट, और इसकी खोज हुई थी इंग्लैंड में। ये ज़रूरी बातें हैं जो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। परंतु ग्रेफाइट बहुत नरम था, लिखते समय जल्दी ही टूट जाता था। फिर इसे लकड़ी के 2 टुकड़ों के बीच बांधकर प्रयोग में लाया गया। यह तरीका आज भी अपनाया जाता है। आज ग्रेफाइट को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें चिकनी मिट्टी मिलाई जाती है। यानी कि ग्रेफाइट नरम है, इसलिए उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें चिकनी मिट्टी मिला दी गई और उसके चारों तरफ लकड़ी कवर कर दी गई, तो अब वो टूटता नहीं है। तो आज भी यही तरीका अपनाया जाता है। पेन का प्रारंभ। मनुष्य ने हमेशा अच्छे पेन और अच्छी स्याही बनाने के प्रयास किए हैं। पंखों वाले कलम के बाद बॉल पॉइंट पेन के आविष्कार से पेन से स्याही निकलने का खतरा भी नहीं रहा। देखिए पहले ये फाउंटेन पेन यूज़ होता था, ये इसकी निब होती थी और इसमें स्याही भरी जाती थी, तब इससे लिखा जाता था। लेकिन कई बार क्या होता था, ये इंक ना निकल जाती थी, कपड़ों पे भी बिखर जाती थी, कॉपी भी इससे ख़राब हो जाती थी, मतलब लीक भी हो जाता था। तो जब फाउंटेन पेन आया, फाउंटेन पेन मतलब जो आप सिक्के वाला पेन यूज़ करते हो वो, तो उससे क्या हो गया, ये इंक डालने वाला झंझट खत्म हो गया और गिरने वाला भी झंझट खत्म हो गया। 1960 में फेल्ट टिप पेन या फेल्ट पेन का आविष्कार हुआ था।
वैसे तो अब बाजार में तरह तरह के पेन उपलब्ध हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि अंतरिक्ष में अत्यंत परिष्कृत पेन भी प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। इन सब में स्याही निकल जाती है। आपको ये बहुत ही हैरानी वाली बात लगेगी कि हमारे अंतरिक्ष में पेन का प्रयोग नहीं हो सकता। आपने 3 इडियट्स अगर मूवी देखी हो तो उसमें ये क्वेश्चन भी किया गया था। आखिर इसका उपाय एक बच्चे ने निकाला। वह अमेरिकी स्पेस सेंटर का भ्रमण करने गया था। वह बोला, क्यों न आप पेंसिल का उपयोग करें। अंतरिक्ष में लिखने के लिए अंतरिक्ष यात्री पेंसिलों का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि आज भी अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री जो हैं अपने साथ पेंसिल ही लेकर जाते हैं, वहाँ पर पेन काम नहीं करता। टाइपराइटर का जन्म, ये है टाइपराइटर। आपने शॉप वगैरह में कहीं पर रखा हुआ भी देखा होगा, टाइपिंग मशीन जिसे बोलते हैं। लगभग 130 साल पहले अमेरिका के एक इंजीनियर ने टाइपराइटर का आविष्कार किया। टाइपराइटर पर टाइप करना हाथ से लिखने की अपेक्षा तीव्र और साफ सुथरा था, इसलिए यह साधन शीघ्र ही संचार में प्रसिद्ध हो गया। ये तो आप समझ ही सकते होंगे कि जब हम हाथ से कोई काम करेंगे तो वो देरी से होगा और मशीन से करेंगे तो वो काम जल्दी होगा। और दूसरा, हाथ की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितना हम कंप्यूटर से टाइप करके निकाल सकते हैं या टाइपराइटर से। तो इसलिए ये जो टाइपराइटर था ये बहुत जल्दी ही फेमस हो गया, प्रचलन में आ गया। कंप्यूटर का आविष्कार, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो पहल इसे केवल गणना के लिए कैलकुलेटर की तरह प्रयोग में लाया गया। गणना होता है गिनती करना, मतलब जमा घटा, यानी कि कैलकुलेटर का जो काम होता है सिर्फ उसी तरह से यूज़ किया गया। शीघ्र ही आविष्कारों ने इसके अन्य उपयोग भी ढूंढ निकाले। कंप्यूटर के कीबोर्ड से टाइप करना भी तीव्र था, यानी कि जिस तरह से टाइपराइटर था उसी तरह से कंप्यूटर का जो कीबोर्ड था उससे भी टाइप करना इजी था। आजकल बहुत से कार्यालयों में टाइपराइटरों का स्थान कंप्यूटरों ने ले लिया है। कंप्यूटर का उपयोग भवनों के डिज़ाइन बनाने, लेखा रखने, किताबें लिखने और इनका डिज़ाइन तैयार करने में होता है। और तो और आपकी यह किताब भी कंप्यूटर पर लिखी गई है। कंप्यूटर में पूरे संसार को आपस में जोड़ने वाले एक नेटवर्क, जेट विमानों के परिचालन तथा करोड़ों पृष्ठों की सूचना संग्रहित करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में सेव करके भी रखी जा सकती हैं और प्लेन वगैरह का जो नेटवर्क है वो भी इसी से जोड़ा गया है। यानी कि बहुत सारी चीज़ों में कंप्यूटर यूज़ होता है। ऑलमोस्ट हर जगह आजकल कंप्यूटर है। कंप्यूटरों में भी अत्यंत तीव्र गति से सुधार हो रहा है। हर कुछ महीनों के बाद कंपनियां नई, तीव्र और अत्यंत प्रभावशाली मशीनों का निर्माण कर रही हैं। क्या तुम जानते हो, अमेरिका और यूरोप की कंपनियां कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने के कार्य के लिए प्राय भारतीय कंप्यूटर इंजीनियरों को नियुक्त करती हैं। यानी कि अमेरिका और यूरोप की जो कंपनियां हैं वो कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने के लिए मैक्सिमम भारत के कंप्यूटर इंजीनियरों को ही बुलाती है। तो बच्चों, आज का पाठ हमने पढ़ लिया है और पाठ पढ़ते पढ़ते वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इसका जो अभ्यास प्रश्न है ना, ये हम आज नहीं करेंगे, ये करेंगे हम अगली वीडियो में। और अभ्यास प्रश्न भी इसका थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि लगभग 2.5 पेज के आसपास का है, तो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मैम को ज़रूर बताना है कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।